बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा कैपिटल गेन के हवाले से बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हमारा हो गया। डिस्कशन भी हमने किया, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए भी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में मजीद कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं इस हवाले से। बोनस शेयर के हवाले से डिफिकल्टी थी वो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इस चैप्टर में मेंशन है। इन तमाम चीज़ों को ज़रा हम यहाँ से रीड करते हुए चलते हैं। देखें, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन स्पेशे एंड बोनस शेयर। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ बेटा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। वो क्या, सबसे पहले बताइए किसी भी पर्सन को, खास तौर पे इंडिविजुअल पर्सन को, अदर पर्सन की बात भी कर लेंगे लेकिन सब मेनली अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल पर, बाकी सारे केस ऑटोमेटिकली दूसरों पर अप्लाई हो जाएंगे। सबसे ज्यादा केसेस होते हैं इंडिविजुअल के। अच्छा, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को शेयर्स कितने तरीकों से इशू हो सकते हैं, पहला इस बात पे गौर कीजिए और सोचिए, और फिर पीछे पड़ी हुई चीजों का आपस में लिंक बनाना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, शेयर इशू मतलब ओरिजिनल अलॉटी होने की बात कर रहा हूं, सेकंड हैंड शेयर्स परचेज करने की बात नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को कितने तरीकों से शेयर इशू सकते हैं? नंबर 1, अगर वो किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने की बिना पर राइट शेयर्स दिए जाएंगे, यानी शेयर्स खरीदने का राइट दिया जाएगा, जिनकी वो पेमेंट करेगा, अपनी जेब से कैश पे करेगा, जिनकी वो कॉस्ट बेयर करेगा, और वो कॉस्ट बेयर करके वो उन शेयर्स को हासिल कर लेगा। यस और नो? जवाब दें। तो एक तरीका है राइट शेयर्स। राइट शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना कि वो उसी कंपनी के मजीद शेयर्स खरीदें, कॉस्ट बेयर करके, पैसे देकर। नंबर 2, आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करके, प्रोस्पेक्टस में पार्टिसिपेट करके, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, उसमें आप क्या करेंगे? शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन अगर आपकी सक्सेसफुल जाएगी, मतलब जो आपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कम है और सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कुरानदाजी में आपका नाम आएगा। नाम आने के बाद जो है आपके नाम पर शेयर अलॉटमेंट होगी, शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। इसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भी आप क्या बनते हैं? ओरिजिनल अलॉटी। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए। फिर तीसरा तरीका ये है कि आपको शेयर्स इशू कर दिए जाएं बतौर डिविडेंड। जिस कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, अगर उसी कंपनी के आपको शेयर इशू कर दिए जाते हैं बतौर डिविडेंड, तो फिर इन शेयर्स को हासिल करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ भी बेयर नहीं करना पड़ा। ये शेयर्स आपको एक तरह से मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेनिफिट तो आपको हुआ ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलने से? बोनस शेयर मिलने से बेनिफिट तो हुआ ना, या नहीं हुआ? बताइए। एक कंपनी के आपके पास, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी, एक कंपनी के आपके पास जो है वो कितने शेयर्स की एग्जांपल दी थी? मैंने कहा था 1000 शेयर्स की एग्जांपल दी थी, ठीक है? और हर शेयर आपने खरीदा है कितने का? 90 रुपए का। तो 1000 इंटू 90, आंसर क्या हो गया? 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए 1000 शेयर की क्या है? कॉस्ट है। यस और नो? मैंने कहा ये कंपनी जो है आपको 20% जो है, यानी हर 10 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मजीद इशू करने के लिए तैयार है बतौर डिविडेंड। तो 20% का बोनस शेयर इशू हो रहा है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर आएंगे 1200। तो 200 जो शेयर्स हैं उनको हासिल करने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं की, तो जो उन 1000 शेयर की कॉस्ट थी अब वही 1200 शेयर्स की कॉस्ट होगी। मतलब 200 इजाफी बोनस शेयर मिलना कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं है। उनसे क्या होगा? उनसे ये होगा कि आपके ऑलरेडी जो शेयर्स एक्वायर्ड हैं उनकी कॉस्ट में क्या हो जाएगी? कमी वाकया हो जाएगी।
मतलब उनकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी। तो अब 90,000 को आप क्या मान लें, 1200 शेयर की कॉस्ट मान लें, ना कि 1000 शेयर की कॉस्ट। तो अब इम्पैक्ट कितना हो गया पर शेयर, 75 रुपीज के बराबर। ये लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं जनाब के बोनस शेयर जब आपको इशू होते हैं तो इशू करते वक्त कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। सही है? क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है जी। उसकी एक वजह आपके सामने आएगी, आप पढ़ लेंगे आगे चल के इनकम की डेफिनेशन। ठीक है, इनकम की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लफ्ज और आना है आगे, तो इसी और पॉइंट पर चल के उस पर दोबारा बहस करेंगे। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड इन स्पेशे जो है वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है शेयर्स की शक्ल में, वो अपने शेयर्स नहीं दे रही बल्कि किसी और कंपनी के शेयर्स दे रही है। तो अगर एक कंपनी जिसके आप शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर बोनस शेयर के तौर पर इशू ना करे बल्कि उसके पास ऑलरेडी किसी और कंपनी के शेयर्स पड़े हों, वो आपको दे दे बतौर डिविडेंड, तो फिर ये बोनस इशू नहीं है, ये बोनस शेयर नहीं है, इसको डिविडेंड इन स्पेशे बोलेंगे। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड स्पेशे, अब यहाँ पर एग्जांपल चल रही है, अगर आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये आपके सामने आ गया। तो याद रखिएगा डिविडेंड इन स्पेशल वाले केस में कभी भी आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं हो सकते, क्योंकि वो शेयर्स जो इशू हुए थे किसी कंपनी को, वो कंपनी अपने शेयर्स आपको इशू कर रही, मतलब जो जिन शेयर्स को कंपनी होल्ड करती थी वो आपको इशू कर रही। लेकिन जब बोनस शेयर इशू होगा तो कंपनी डायरेक्टली वो शेयर आपको इशू कर रही है बतौर शेयर होल्डर। आप कंपनी ने बतौर शेयर होल्डर क्या कर दिया, वो शेयर आपको इशू कर दी। लेकिन मिसाल के तौर पे आप कंपनी ए के शेयर होल्डर हैं और कंपनी ए कंपनी बी की शेयर होल्डर है, तो अगर कंपनी बी कंपनी ए को शेयर इशू करती है तो ओरिजिनल लॉयल्टी कौन हुआ, ए हुआ ना। और ए वही शेयर्स आप अगर आपको बतौर डिविडेंड दे दे बतौर शेयर होल्डर, तो फिर आप तो कभी डिविडेंड इन स्पेशल वाले केस में ओरिजिनल लॉयल्टी हो ही सकते ना। यस और नो बताइए। तो इन तमाम बातों को जरा अच्छी तरह क्या कर लें, दिमाग में फिट कर लें। तो यहाँ पर जरा इसको पढ़ लें, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड इन स्पेशल। वो क्या है? बोनस शेयर्स इज अ सिचुएशन वेयर ए लिमिटेड, जिसके आप शेयर होल्डर हैं, इश्यूज एडिशनल शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड। किसके बदले? कैश डिविडेंड के बदले। यानी अगर आप ए लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो ए लिमिटेड अपने शेयर इशू कर रही है, तो बोनस शेयर इशू होने के बाद आप उन शेयर्स के ओरिजिनल अलॉटी कहलाएंगे। वो शेयर फर्स्ट टाइम आपको ही अलॉट हुए होंगे, आपसे पहले किसी को अलॉट नहीं हुए होंगे। तो वो शेयर्स जो बोनस शेयर की तरह मिलते हैं वो न्यू शेयर्स ही होते हैं बेटा। उस केस में आप ओरिजिनल अलॉटी कहलाएंगे। अब एक सवाल पूछूं यहाँ पर रुक के, अब एक सवाल पूछूं आपसे यहाँ पे रुक कर। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं और वो लिस्टेड कंपनी आपको बोनस शेयर इशू करती है और आप उसके ऑब्वियसली ओरिजिनल अलॉटी हैं, तो क्या आप रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्लेम कर सकते हैं क्या? क्योंकि इशू करने वाली लिस्टेड कंपनी है, आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, तो क्या आप उस पर रिबेट क्लेम कर सकते हैं? जवाब इसका नो। नो, बोनस शेयर पर कभी भी आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते भले इशू करने वाली लिस्टेड कंपनी हो। ऑब्वियसली ओरिजिनल अलॉटी तो आप होंगे ही। क्यों? वहां क्लियर लिखा हुआ है शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक जनरल पब्लिक को जो शेयर ऑफर किए गए, मतलब ये रिबेट जो है वो आईपीओ वाले केस में अप्लाई होता है बेटा। क्लियर पढ़ा के आया हूँ पीछे। तो आ गए ना एग्जामिनर के धोखे में, फंस गए ना बेटा। यही मसला है सबसे बड़ा कि यहाँ एग्जामिनर के पास बिछाने के लिए जाल बहुत है, क्या करें। अब बोलिए।
पब्लिक ऑफर के बगैर तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप खरीदें शेयर किससे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, या शेयर्स खरीदें लिस्टेड कंपनी के थ्रू पब्लिक ऑफर बीइंग एन ओरिजिनल अलॉटी। ठीक है, कुछ समझ में आई बात या नहीं? जवाब दें। रिस्पॉन्स करें बेटा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। डिविडेंड इन स्पेशे is a situation where A Limited has shares of B Limited and transfer the same to its shareholder free of cost in lieu of cash dividend। अच्छा जी, बी लिमिटेड में किसने इन्वेस्टमेंट की हुई है? ए लिमिटेड में। तो ए लिमिटेड किसका शेयर होल्डर हो गया? बी लिमिटेड में किसने इन्वेस्टमेंट की हुई है? ए लिमिटेड ने। तो ए लिमिटेड किसका शेयर होल्डर हो गया? ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर होल्डर हो गया ना बेटा। ओके गुड। और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहां पर? ए लिमिटेड में। तो आप किसके शेयर होल्डर हो गए? अच्छा, ए लिमिटेड अगर आपको ए लिमिटेड के बोनस शेयर इशू करे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपके लिए क्या है? बोनस शेयर्स कहलाएंगे। यस और नो? लेकिन अगर ए लिमिटेड जो है वो, जो उसके पास बी लिमिटेड के शेयर्स रखे हुए हैं, उनमें से अगर आपको शेयर्स दे दे बी लिमिटेड के, तो क्या कहलाएगा? ये डिविडेंड स्पेशल कहलाएगा। उम्मीद ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन कुछ और सवाल आते हैं इसके ऊपर। क्या? अच्छा, अब सुनिएगा जरा। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को शेयर इशू किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ए लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को पे कर दिए, दे दिए बतौर डिविडेंड। तो जरा इस सिनेरियो में बताइए, बी लिमिटेड का ए लिमिटेड को शेयर इशू करना डिविडेंड इन स्पेशे है या बोनस शेयर है? और ए लिमिटेड का वही शेयर्स अपने शेयर होल्डर को इशू कर देना डिविडेंड इन स्पेशे है या बोनस शेयर है? रिस्पॉन्स प्लीज। बताइए भाई, रिस्पॉन्स दीजिए। कोई जवाब ही नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। रिस्पॉन्स दें बेटा। बी लिमिटेड का ए लिमिटेड को बी लिमिटेड के शेयर्स देना बोनस शेयर्स हैं किसके लिए? ए लिमिटेड के लिए, क्योंकि ए लिमिटेड शेयर होल्डर है बी लिमिटेड का। और ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देना, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को देना, ये बोनस शेयर नहीं है, ये डिविडेंड इन स्पेशे है। यस और नो? तो अच्छी तरह क्या कर लें, सिचुएशन समझ लें कि किसके लिए क्या सिचुएशन बन रही है। ओके, नाउ अब उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी क्या है? यहां पर क्या आ रहा है बेटा? सबसे पहले बात करें टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड स्पेशे। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन स्पेशे, that is what fair market value of shares at the time of transfer to the shareholder, shall be taxed as dividend income under FTR। इसको बोलते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। इस पे हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी आप क्या करें, इसको डिविडेंड इनकम माने कौन से हेड में ले जाएं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है जी? इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी आपको डिविडेंड स्पेशल के तहत शेयर्स मिले हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी डिविडेंड इनकम कहलाएगी, और वो चली जाएगी आपके कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में। क्लियर? लेकिन वो एफटीआर है तो उसका एक खास ट्रीटमेंट है जिस पे अगले चैप्टर में बात हो जाएगी आपसे।
कि ये FTR क्या होता है। तो अगले चैप्टर के स्टार्ट पर हम ये बात करेंगे कि 3 किस्म की टैक्स रिजीम्स हमारे पास हैं। NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम, MTR मिनिमम टैक्स रिजीम एंड FTR फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ये FTR, NTR और MTR क्या होता है, इस पे डिस्कशन करना है ऑब्वियसली, और ये आपके सामने रख देंगे अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या ये बात सबको क्लियर है कि अगर डिविडेंड स्पेशल मिसाल के तौर पर आपको 100 शेयर मिले हैं बतौर डिविडेंड स्पेशल, और हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो है 50 रुपए, तो क्या करेंगे? 100 इंटू 50, आंसर क्या बनेगा? 5000 रुपए। और 5000 को आप क्या करेंगे? डिविडेंड इनकम मान लेंगे और उसको टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, लेकिन जो उसका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो FTR बेस्ड टैक्स रेट होगा, वही आपके ऊपर क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। वो अप्लाई कैसे होता है इस पे बात आ जाएगी आगे चल के। अच्छा, उसके बाद चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू तक अमाउंट क्या हो चुका है? टैक्स हो चुका है, तो अब डिस्पोजल के वक्त जो होगा वो क्या होगा? डिस्पोजल करते वक्त जो इससे अबव वैल्यू होगी वही टैक्स होनी चाहिए ना बेटा। ऑन द डिस्पोजल ऑफ कॉस्ट, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो आप टैक्स कर चुके हैं अब वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी ना बेटा। तो अगर सब्सिक्वेंटली आपने उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया है तो वो डिस्पोजल जो होगा वो कैपिटल गेन या लॉस बनेगा, जो कि फॉल करेगा सेक्शन 37 या 37A पर। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है जिसके शेयर्स आपको मिले हैं, क्या वो कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है या नहीं करती। तो ऑन द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स received as dividend in specie, the difference between the consideration received and the cost, that is the amount of dividend income, that is what fair market value, shall be taxable as capital gain या तो under section 37 या 37A, as the case may be। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। उसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। अच्छा जी, अब ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर इज एज अंडर। फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या रिपीट कर दूं बेटा? एतजाज, क्या रिपीट करूं? बी पॉइंट ये है कि यार देखो, आपको डिविडेंड स्पेशल के तौर पर जो है वो 500 शेयर इशू हुआ, ठीक है ना, और हर शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 500 को मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 500 मल्टीप्लाई 100, 5 लाख रुपए बनेगा। 50,000। अच्छा, 50,000 बन गया, 50,000 बन गया। मैंने 5,000 बोल दिया था पहले, ओके 50,000 बन गया। 50,000 जो अमाउंट आपका बन रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या? 50,000 की मालियत के शेयर्स आपको क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। सवाल, ये जो 50,000 की मालियत के शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, क्या ये बोनस शेयर है या डिविडेंड इन स्पेशल है? अगर बोनस शेयर है तो आप अभी कुछ नहीं करेंगे, और अगर डिविडेंड इन स्पेशल है तो आप इस 50,000 को अपनी इनकम मान लेंगे और उसको टैक्स कर देंगे। क्लियर? तो ये 50,000 रुपए टैक्स हो गए, और आपके टैक्सेबल इनकम में यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम पर हेड में डिविडेंड इनकम के नाम से क्या होगा? शामिल होगा। क्लियर है बेटा? ये तो शेयर्स मिलने पर टैक्सेबिलिटी हो गई ना। अच्छा, जब आप इन शेयर्स को बेचोगे तो बेचने पर जो टैक्सेबिलिटी होगी वो किस किस हेड में होगी? कैपिटल गेन के हेड में होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब अगर आपने ये शेयर्स 50,000 से ऊपर बेचे हैं तो गेन होगा, 50,000 से नीचे बेचे हैं तो क्या होगा? लॉस होगा। और वो जो भी गेन या लॉस होगा वो कैपिटल गेन या लॉस में फॉल करेगा,
और फिर देखना ये होगा जनाब कि ये गेन या लॉस सेक्शन 37 से बिलोंग करता है या 37A से बिलोंग करता है, एज द केस में बी। ठीक है ना। अच्छा जी, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? बड़ी आसान सी बात है, देखें क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। इसकी क्या वजह है? बड़ी सिंपल सी वजह है इसकी। इनकम की डेफिनेशन क्या है? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, any amount subject to reduction of tax, any amount treated as income, और नंबर 4 any loss of income। इसके आगे जुमला है but does not include the face value of bonus share। ठीक है कि जो बोनस शेयर्स है उनकी फेस वैल्यू जो है वो इनकम की डेफिनेशन में शामिल नहीं। तो इसलिए जब आपको बोनस शेयर इशू होते हैं तो इशू होते वक्त या रिसीव करते वक्त उनकी टैक्सेबिलिटी नहीं होती। The face value of bonus share is not taxable when received by the shareholders। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे बात कर ले। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसका मतलब ये हुआ कि उससे अबव जो मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, वो टैक्सेबल कब होगा और कैसे होगा उसका इफेक्ट मैंने आपको पहले समझा दिया ना, वो आपकी बाकी सारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर्स for determination of what capital gain at the time of disposal। डिस्पोजल करते वक्त उन शेयर्स को जिनको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जिनको आपने हासिल किया था बतौर बोनस शेयर्स, उनका कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा? इट हैज बीन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट द कॉस्ट ऑफ ओल्ड शेयर्स वुड बी spread over on the total number of shares including bonus shares। तो जितनी भी कॉस्ट ऑफ ओल्ड शेयर्स है उसको आप डिवाइड कर दें पुराने शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स को मिलाकर, तो आपको फिर एक कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब बोनस शेयर आने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। यस और नो बताइए। बोनस शेयर आने से आपकी पर यूनिट शेयर की कॉस्ट क्या कर जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। यस और नो? रिपीट कर दिया बेटा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या है? 500,000 shares of a private company of face value of ₹10 each were purchased at ₹15 per share। एक कंपनी के आपने 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से। जरा आप 5 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर करें। 5 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बनेगा बेटा? 75 मिलियन या 7.5 मिलियन? हाँ, 7,500,000। करेक्ट, 7,500,000 यानी कि कितना? 75 लाख रुपए। ऐसे ही है? जवाब दो बेटा। अच्छा जी, 100 बोनस शेयर्स वर रिसीव्ड, 100,000 बोनस शेयर रिसीव। 1 लाख आपको बोनस शेयर चाहिए, वही 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख, 20% और हो गया तो मतलब 5 लाख और 1 लाख कितने हो गए? 6 लाख हो गए। एंड टोटल ऑफ 600,000 shares were sold
एट ₹16 पर शेयर। ठीक है जी, सारे बेच दिए, कोई इशू नहीं है भाई, सारे बेच दें, थोड़े बेच दें, तब आपके सामने हिसाब किताब इसका। जवाब दें। नंबर ऑफ शेयर ओरिजिनल कितने थे? 5 लाख। बोनस शेयर कितने थे? 1 लाख। जवाब दें। सेल प्रोसीड निकालने 5 लाख की, मतलब 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, आंसर क्या मिलेगा? 8 मिलियन। 5 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, आंसर क्या मिलेगा? 8। मतलब आपने ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल 5 लाख शेयर 16 रुपए के हिसाब से बेचे और आंसर आपका क्या आया? 8 मिलियन। और आपने बोनस शेयर भी 16 रुपए के हिसाब से बेचे, तो आंसर क्या आ गया? 1,600,000। जवाब दें। ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब बड़ा सिंपल सा मामला है। जो 7,500,000 जो कॉस्ट थी ना, उस कॉस्ट को आप टोटल शेयर्स की कॉस्ट मान लें, इंक्लूडिंग ओरिजिनल एंड बोनस। जब आप क्या करेंगे, 7,500,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 600,000 से। आपको आंसर क्या मिलेगा? 12.5। तो ₹12.5 को आप क्या माने? कॉस्ट पर शेयर। तो 5 लाख को अगर आप 12.5 रुपए से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 लाख शेयर की कॉस्ट जो आती है वो 6,250,000 आती है। और 1 लाख बोनस शेयर की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है? 12,50,000 आती है। तो ओरिजिनल शेयर्स पे गेन कितना आता है? 1,750,000। और बोनस शेयर पे गेन कितना आता है? 350,000। और टोटल गेन कितना आता है? 2,100,000। तो सर अगर हम क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है सर, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये करते कि सर जो टोटल हमारी सेल प्रोसीड है वो है 9,600,000, उसमें से हम डायरेक्टली 7,500,000 माइनस करते, तब भी तो हमें आंसर 21 लाख ही मिलता। तो ये ओरिजिनल शेयर्स और बोनस शेयर को अलग अलग तोड़ के लिखने की क्या लॉजिक है? आप चेक कर लें। सेल प्रोसीड कितनी है? 9,600,000। टोटल कॉस्ट तमाम शेयर्स की मिला के कितनी है? 7.5 मिलियन। तो अगर आप 9,600,000 में से ये 7.5 मिलियन की कॉस्ट माइनस करें, तब भी आंसर 2,100,000 आता है। रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स प्लीज। तो फिर क्या लॉजिक है इसकी? इसकी क्या लॉजिक है? 17,50,000 और ये 3.5 लाख अलग अलग लिखने की जरूरत क्यों है? नो बेटा, देखो जवाब दें, आप लोग पार्टिसिपेट करें। जवाब नहीं मिल रहा, देखो क्या लॉजिक है। नो, फीफो तो बेटा 37A पे अप्लाई हो रहा है रबनवाज। स्पेसिफिकली फीफो कहां से आ गया? वो तो जब है, जब एक ही वो फीफो फीफो जब अप्लाई करो, जब एक ही कंपनी के मुख्तलिफ डेट्स पे मुख्तलिफ कॉस्ट पे शेयर परचेज किए हो, तब फीफो अप्लाई करने की बात होगी ना, गलत बात। अरे भाई, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड। ओरिजिनल शेयर्स को हो सकता है इशू हुए हुए 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका हो, और बोनस शेयर अभी रिसेंटली क्या हुआ, इशू हुआ हो, दोनों को आपने एक साथ डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो एक का होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है और एक का होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर नहीं है।
तो एक पर कैपिटल गेन 25% एग्जाम्प्ट हो गया और एक पर एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो ये अलग अलग करना जरूरी है बेटा। कुछ समझे बात या नहीं? रिस्पॉन्स दें बराए मेहरबानी बेटा, आपके 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 जवाब का इंतजार ही रहता है। कुछ समझे अलग अलग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज सब्जेक्ट टू द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड की वजह से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये कि अलग अलग करना क्यों जरूरी है, तो बताइए सी बात है, होल्डिंग पीरियड अलग हो सकता है बेटा। और एक और वजह यह है कि हो सकता है आपने सारे शेयर्स थोड़ी बेचे हों, ये तो अब आपने अभी सारे बेच दिए हैं। ओरिजिनल में से कितने बेचे हैं और क्या कहते हैं इसमें से कितने बेचे हैं, बहरहाल फिर ये है कि इस पे देखिएगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर क्या फीफो अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप जरा कंफर्म कीजिएगा जरा इस बात को कि क्या फीफो वाला मेथड सिर्फ 37A पे अप्लाई होगा या फीफो वाली बात जो है वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और ये जो रेट अभी निकाला गया, ये रेट उसी वक्त निकलेगा जिस वक्त आप क्या कहते हैं जनाब, बोनस शेयर को डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये मतलब मुख्तलिफ किस्म की मैं डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके सामने यहाँ पर ये तो हो गया कवर, हमारे सामने सारी बातें आपकी होगी। अच्छा, ये IQ वाला पार्ट भी हमने कर लिया था, ये तमाम बातें हमने कर ली थी। तो ये तकरीबन हमारा ये चैप्टर क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें मैं, अब हमेशा क्या है, कुछ बातें इसमें छोड़ता हूँ और बातें उसकी वजह ये होती है कि मैं उनको मटेरियल इतनी समझता नहीं हूँ, मतलब मैं पहले तमाम मटेरियल चीजें कवर करना चाहता हूँ। फिर जो भी होगा वो, जैसे ये मैंने क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप, इसको मैंने छोड़ा हुआ है, स्टडी टेक्स्ट में है, इसलिए इस किताब में भी है बार, लेकिन बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने क्या कर दी, यहाँ से कवर कर ली। ठीक है जी, अच्छा, अब ये कुछ सेक्शन थे ये वाले जो रिलेट करते हैं किससे। अच्छा, ये डेफिनेशन आप सारी याद कर लीजिएगा। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये सारी डेफिनेशन आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, नॉन रिटेंशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्ड कैपिटल एसेट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये आपके सामने है एडवांस टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूँ, विद होल्डिंग टैक्स की बेटा, समझे बेटा, कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो खरीदते या बेचते वक्त आपसे एडवांस में टैक्स कलेक्ट किया जाता है और वो आपका एडवांस विद होल्डिंग टैक्स होता है, जिसको फिर आप एडजस्ट कर सकते हो अपना टैक्स रिटर्न, ओरिजिनल टैक्स, जिस तरह सैलरी पर आपका एम्प्लॉयर क्या कर देता है, आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट कर देता है, और फिर जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेते हो तो उस टैक्स लायबिलिटी में से एडवांस में से पे किए हुए टैक्स को लेस कर लेते हो। इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या बेचते वक्त जो टैक्स आपका क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है, क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं या एडजस्ट नहीं कर सकते, इस हवाले से ये सेक्शन मौजूद है। तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी आपका भी प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले ताल्लुक हो तो वो जो आपका लॉयर होगा वो 236C और 236K की बात कर रहा होगा, तो उस वक्त समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रहा होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, एडवांस टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहता है, टू प्रोविजंस
of advance tax on immobile property have been introduced. एक सेक्शन 236C है फॉर कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स फ्रॉम द सेलर। सेलर क्यों? सेलर इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहा है और इमोबल प्रॉपर्टी बेचने से क्या हो रहा है? कैपिटल गेन हो रहा है। तो उस कैपिटल गेन पर एडवांस टैक्स लेना चाह रहा है कौन? अथॉरिटीज जो आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रिकॉर्ड कर रही है, रजिस्ट्रार वगैरह जिसको भी आप नाम दें। सेक्शन 236 के जो है वो किससे बिलोंग करता है? कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स फ्रॉम द परचेजर या ट्रांसफरी। बायर से भी एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं जिस टैक्स ईयर में बायर से एडवांस टैक्स कलेक्ट किया गया हो बायर उसी टैक्स ईयर में वो प्रॉपर्टी सेल कर दे। लेकिन बायर से जो एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ हो तो बायर उस एडवांस टैक्स को अपनी बाकी इनकम पर बनने वाली टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसमें 2-3 बातें आती हैं। अच्छा जी, अब लिखा हुआ क्या है? रिकॉर्डिंग अथॉरिटीज कौन? रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी shall collect advance tax at 1% of gross consideration from the transferor, बेचने वाले से। अब ट्रांसफर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, जरूरी नहीं कि वो सेलर हो, यानी एक बंदा अगर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है तब भी ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। which is adjustable from the tax liability of the transferor। तो जो एडवांस में टैक्स आपने दे दिया है ट्रांसफर के वक्त बतौर सेलर या ट्रांसफर, उसको आप उस टैक्स ईयर की क्या करें, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उससे एडजस्ट कर लें, जो भी किसी भी इनकम पर बनती हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? ये बात समझ में आती है आपको? अब 1% का मतलब क्या हुआ, जरा सुनिएगा। अब ये 1% किस पे लगेगा? ग्रॉस कंसिडरेशन पे। और कंसिडरेशन क्या होती है? एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी आपने बेची है 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ का 1% क्या बनता है? 1 लाख रुपए। यस और नो बताइए। तो 1 लाख रुपए आपसे एडवांस टैक्स ले लिया जाएगा बतौर सेलर। बताइए, क्लियर कीजिए बात को, यस और नो। अच्छा, लेकिन अब एक बात समझिएगा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक मसला होता है कि हम प्रॉपर्टी को जो सेल प्रोसीजर है उसको मार्केट में लोग अंडर स्टेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी आपने बेची है 10 लाख रुपए की, बजाहिर 10 लाख रुपए की, कंसिडरेशन 10 लाख रुपए। 10 लाख का 1% क्या बनेगा बेटा? 10 लाख का 1% बनेगा कितना? 10,000 रुपए। 10 लाख का 1% 10,000 रुपए बनेगा। जवाब दें। लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है एफबीआर वाले रेट से, जो हम पीछे पढ़ चुके थे कि उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एफबीआर के तयशुदा जो रेट्स हैं स्पेसिफाइड एरियाज के, जो हम पीछे पढ़ चुके थे अगर याद हो आपको, तो फर्ज करें उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए आ रही है। तो अब ये 1% जो है वो 10 लाख पे लगाया जाएगा जो आपने सेल प्रोसीड डिक्लेयर किए उस पर, या 60 लाख पे लगाया जाएगा? किस पे लगाएंगे ये 1%? 60 लाख पर। बिल्कुल। कंसिडरेशन जो होती है वो क्या होती है? एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब थोड़ी सी अगली बात मुश्किल है। However, the said advance tax shall be minimum tax liability when immovable property is acquired and disposed of within the same tax year। अगर आप एक ही टैक्स ईयर में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे और बेच रहे हैं तो भाई जो आपने एडवांस टैक्स दिया है ना, ये जितना भी है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है कि अगर आपका एक्चुअल कैपिटल गेन पर बनने वाला जो टैक्स होगा ना वो इससे कम होगा, एडवांस से कम होगा, तो मिनिमम बनने का बोलने का मतलब मिनिमम टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें रिफंड नहीं मिलता। यानी आपकी अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मिसाल के तौर पर बन रही है 80,000 रुपए
और आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया गया 1,00,000 रुपए, तो इस केस में 20,000 रुपए रिफंडेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है वो मिनिमम है। हाँ, लेकिन मिनिमम वाले केस में अगर आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 1,20,000 बन रहा है और आप एडवांस में टैक्स देकर आए हैं कितना, 1,00,000 रुपए, तो ऊपर के 20,000 आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज तो हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती। मतलब तो एडवांस में जितना टैक्स कलेक्ट कर लिया वो मिनिमम है, और ये मिनिमम कब होगा, जब सेम टैक्स ईयर में प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। मिसाल के तौर पर आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। एक शख्स ने जून के महीने में प्रॉपर्टी खरीदी और जुलाई के महीने में सेल कर दी। ये एक शख्स ने जून के महीने में प्रॉपर्टी परचेज की, सितंबर के महीने में क्या कर दी, सेल कर दी। चलिए थोड़ा टाइम बढ़ा देता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, क्या हम उसको मिनिमम टैक्स माने? क्यों क्यों मिनिमम टैक्स नहीं माने? इसलिए कि वो दोनों डिफरेंट टैक्स ईयर में। वेरी गुड, जबरदस्त, ऐसे ही है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, यहाँ कोई मंथ्स मेंशन नहीं है, पीरियड मेंशन नहीं है, सेम टैक्स ईयर मेंशन। अच्छा, अगर सेलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, अगर बिल्डिंग है तो 4 साल का होल्डिंग पीरियड रखने के बाद बेच रहा है, और अगर लैंड है तो 8 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद बेच रहा है, तो आप जानते हैं उसका कैपिटल गेन क्या एग्जेम्प्ट है। तो जब कैपिटल गेन ही एग्जेम्प्ट हो एक शख्स का, तो उससे एडवांस टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। एडवांस टैक्स shall not be collected from the transfer where capital gain on disposal of immovable property is exempt, including on account of holding period। ठीक है जी, ये आपके सामने बात आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर को हर केस में एडवांस टैक्स नहीं देना। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं जिसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से क्या है, ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त आपको कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल गेन तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है ड्यू टू होल्डिंग पीरियड। जवाब दें बेटा। उसके बाद सेक्शन 236 के, सेक्शन 236 के क्या है, रिकॉर्डिंग अथॉरिटीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी shall collect advance tax at 1% of the gross consideration from the purchaser or transferee। बोलते हैं भाई बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास, तो एक काम करो यार, तुम प्रॉपर्टी खरीदते रहे हो, कुछ हमें भी हिस्सा दे दो। मतलब ये नहीं कि कुछ अपनी इस साल बनने वाली टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स एडवांस में पे कर दो, क्योंकि तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो यार, कुछ एडवांस में टैक्स पे कर दो। जब तुम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और फिर जो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी फाइनलाइज हो उसमें से इसको एडजस्ट कर लेना, विच इज एडजस्टेबल फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी of the purchaser or transferee। This advance tax shall not be collected in case of government scheme for expatriate Pakistanis where the payment is made in foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channel। अगर कोई शख्स बाहर से पैसे भेज रहा है जो कि एक्सपाट्रिएट है, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान से बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी में से है, और वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे भेज रहा है, और उसने वो पैसे भेजे हैं फॉरेन करेंसी के अंदर थ्रू बैंकिंग चैनल, जिसके जरिए वो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी पाकिस्तान में, तो फिर उससे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये एडवांस टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये तमाम सिचुएशन आपके सामने, अच्छी तरह इनको आप रीड करें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप जरूर पूछें। तो ओवरऑल मैंने इसको कंप्लीट किया है, आप इसको जरा रीड करें। अब इसके नीचे जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक केस लिखे हुए हैं, आर्मी के शहीद अगर हों
तो वो अगर अपनी प्रॉपर्टी, उनको जो जमीन मिली है उसको बेच दें तो उनका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो ड्यूरिंग मुलाजमत अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर यानी रिटायरमेंट से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को अगर कोई प्लॉट वगैरह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको फैमिली जब उसको बेचेगी तो उस पर क्या एग्जेम्पशन होंगी। तो एक स्पेसिफाइड नीचे केसेस लिखे हुए हैं, जरा आप उनको रीड करेंगे इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।